हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता और आज हमारा दूसरा लेक्चर है हमारे साइंस के पहले चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली अपने पहले टॉपिक को कवर किया था जो टॉपिक था हमारा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। उसमें हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच के डिफरेंस को देखा था। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने डिफरेंसेस को देखा था, फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होते हैं। मैंने हर एक पॉइंट्स को क्लियरली आपको समझाया था। उसके बाद फिर हमने बात करी थी जो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। मैंने आपको क्लियर किया था कि कैसे ये सारे एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शंस के या केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो भी केमिकल चेंज से रिलेटेड है। हम आज ये देखेंगे कि जब केमिकल चेंज होता है तो वहां पर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जब कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है। तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है वो है आपका चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट, ठीक है। जब चेंज इन स्टेट होता है, अगर केमिकल चेंज होगा तो आपको चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट लेक्चर मेरा देखोगे तो मैंने उसमें बताया था कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो वहां पर भी चेंज इन स्टेट होता है, लेकिन ये होता है फिजिकल चेंज। तो उस दौरान मैंने आपको एक बात क्लियर बताई थी कि हमेशा चेंज इन स्टेट फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करता, कभी कभी चेंज इन स्टेट केमिकल चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो यहां पर अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आज अगर मैं एग्जांपल लूं चेंज इन स्टेट का जो कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करे, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप अमोनिया गैस लेते हैं, अगर आप अमोनिया गैस लेते हैं NH3 को लेते हैं और इस गैस को आप रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस से। अगर आप अमोनिया गैस का रिएक्शन HCl गैस से कराते हैं तो आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आपको मिलता है NH4Cl। अब चूंकि NH3 हमारा गैस है, ये अमोनिया एक गैस है, HCl हमारी गैस है, यहां पर जो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है वो सॉलिड मिलता है। वो क्या मिलता है? सॉलिड मिलता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि दो गैसेस आपस में रिएक्ट करके हमें सॉलिड फॉर्म का एक प्रोडक्ट दे रही है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं चेंज इन कलर की। तो चेंज इन कलर की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन कलर में अगर आप ध्यान देंगे, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर हम एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जहां पर हम ये बात करेंगे कि जब हम कॉपर सल्फेट को लेते हैं और उसमें आयरन की नेल को डिप करते हैं तो होता क्या है, हमारा FeSO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, ये सॉल्यूशन जैसे ही इसमें हम आयरन नेल को डिप करते हैं वैसे ही ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। वो सॉल्यूशन ब्लू कलर से लाइट ग्रीन में हो जाता है। तो यहां आपको कलर चेंज दिखाई देगा। वो सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का, वो सॉल्यूशन ब्लू कलर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लाइट ग्रीन में हो जाता है। तो यहाँ चेंज इन कलर हो रहा होता है जब एक केमिकल चेंज हो रहा हो। केमिकल चेंज कैसे हो रहा है आप देख सकते हो। यहाँ आपने लिया क्या है? आपने कॉपर सल्फेट और आयरन को लिया है और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? आपको आयरन सल्फेट मिल रहा है और कॉपर मिल रहा है, जो कि बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू अगर हम रिएक्टेंट को अपना देखें। इवोल्यूशन ऑफ गैस का होना, गैस का इवॉल्व होना, गैस का इवॉल्व होना भी एक तरीके से केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे, जब आप जिंक मेटल को HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप डालेंगे तो होगा क्या? आपका जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज। तो यहां पर इस केमिकल चेंज में क्या हो रहा है? एक गैस इवॉल्व हो रही। तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस भी क्या है? केमिकल चेंज का एक हमारा एग्जांपल है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, ये जो एक्टिविटी मैंने अभी आपको बताई, ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको लिया, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, जब आप जिंक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, ठीक है, तो यहां क्या होगा? यहां पर जब आप उस बीकर को टच करोगे जिसमें आपने जिंक और HCl को मिक्स किया है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो जो बीकर है वो गर्म हो चुका है। यानी बहुत सारा हीट जो है वो इवॉल्व हुई है, टेम्परेचर में चेंज आया है। आपको पता होगा अगर हीट इवॉल्व होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरे सिस्टम का जिसमें जिंक और HCl प्रेजेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर में भी चेंज होता है अगर केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक, तो ये कुछ केमिकल चेंज होने के पीछे जो कुछ
चेंजेस हो रहे होते हैं जब केमिकल चेंज होता है, तो उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप जब एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे। तो आज हम अपने मेन टॉपिक जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है केमिकल इक्वेशंस, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपने केमिकल इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए, अभी हमने अपनी अपनी बात करी है केमिकल चेंज को लेकर के। हमने जो बात करी है वो बात करी है केमिकल चेंज को लेकर के, केमिकल चेंज क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब भी केमिकल चेंज होगा तो दैट मींस उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अगर केमिकल चेंज हुआ है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके पीछे। ठीक है, और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब हम उस केमिकल रिएक्शन को बहुत कॉन्साइज फॉर्म में, बहुत ही ज्यादा कॉन्साइज फॉर्म में लिखते हैं। कॉन्साइज फॉर्म का मतलब बहुत ही छोटे फॉर्म में, एक ऐसा फॉर्म जो लिखने में तो छोटा है लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा है, जो लिखने में तो छोटा है लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा है, ऐसे फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो आज हम अपने केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एक एक्टिविटी ली है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहां पर ये एक्टिविटी एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1 है। तो यहां पर हमें क्या लेना है, हमें एक मैग्नीशियम रिबन को लेना है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, और उसे हमें सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। पहले हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है और सबसे पहला काम क्या करना है, उसे क्लीन करना है सैंड पेपर से। क्लीन क्यों करना है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले उसे क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से। मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th के लिए बोर्ड्स की प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो अपना अच्छा स्कोर करो, तो आपको हर एक एक्टिविटी पे बहुत फोकस होकर ध्यान से उसे पढ़ना होगा, बहुत फोकस करके उस एक्टिविटीज को पढ़ना होगा, क्योंकि बोर्ड्स में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको हर एक एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना है। तो मैं अपने लेक्चर्स में सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करूंगा, उन्हें समझाऊंगा आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड पूछे गए। अब इसी एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जहां पर मैंने बोला है कि आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेना है, जो कि आपको आपके साइंस लैब में मिल जाएगा। उस मैग्नीशियम रिबन को आपको सैंड पेपर से क्लीन करना है। सैंड पेपर से क्लीन क्यों करना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्यों करना है सैंड पेपर से क्लीन। तो देखिए, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल। अब जो मेटल्स होते हैं ना, रिएक्टिव नेचर होता है इनका थोड़ा, ठीक है। तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ, कुछ मेटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कुछ मेटल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, कुछ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिसको हम आगे चल के भी कोरोजन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है। तो यहाँ पर वैसे ही मैग्नीशियम के साथ होता है। मैग्नीशियम जब काफी टाइम तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है तो इसके ऊपर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इसके ऊपर लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी लेयर आ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कहीं कहीं आप देखोगे मैग्नीशियम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन दिखाया होगा, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम ये बता रहे हैं कि जो मैग्नीशियम होता है जब वो एटमॉस्फेयर में काफी टाइम तक रखा होता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब मान लीजिए आपने ये मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, ये मैग्नीशियम रिबन लिया, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। तो जब आप इसको बर्न करोगे, जब आप इसको बर्न करोगे तो आपको आपका जो रिएक्शन होगा वो मैग्नीशियम वाला रिएक्शन जो होगा वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। जो रिएक्शन देखना चाहते हो, जो आप रिएक्शन चाहते हो कि हो, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराना है। आपको जो भी एक्टिविटी में रिएक्शन कराना है या जो भी एक्टिविटी करनी मैग्नीशियम के साथ करनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ नहीं करनी। तो इसीलिए सबसे पहले हम इस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ताकि जो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई है काफी टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से, वो जो आउटर लेयर है मैग्नीशियम रिबन की, उस मैग्नीशियम रिबन के आउटर लेयर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया है और उसके ऊपर लेयर आ गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लिया, उसके बाद हमें पेयर ऑफ टंग्स यानी इसकी मदद से, इस चीज की मदद से, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करना है। और होल्ड करने के बाद क्या करना है, उसको स्पिरिट लैंप की मदद से, उसको स्पिरिट लैंप की मदद से, उसको इस लैंप की मदद से, उसको इस लैंप की मदद से क्या करना है, बर्न करना है। और बर्न करने के बाद जब हम बर्न करेंगे तो हम कुछ ऐसे तरीके से बर्न करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जले, और जलने के बाद इसकी सारी ऐश, जितनी भी राख है, वो इस चाइना डिश में या वॉच ग्लास में क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। ठीक है, हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है। जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाएगा और हम उसे कलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे जो कि हमें
जो ये ऐश मिली है वो व्हाइट इन कलर होगी। अच्छा, इस एक्टिविटी को करते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को स्पिरिट लैम्प से जलाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस है उस रिबन से वो काफी होनी चाहिए, ताकि हमारी आईज डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो या बहुत क्लोज ना हो उस जलते हुए मैग्नीशियम रिबन से। ठीक है, और आपको ये एक्सपेरिमेंट टीचर के प्रेजेंस में ही करना, अकेले घर पर नहीं करना। ठीक है, ये चले गए मैग्नीशियम रिबन ले आए और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, नहीं, आपको ये एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में इन द ऑब्जर्वेशन, इन जो टीचर के ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक, तो क्या हमको देखने को मिलेगा इस एक्टिविटी में, क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम रिबन जो मैग्नीशियम रिबन है जब वो बर्न होता है, व्हेन बर्न्स इन एयर, फॉर्म्स मैग्नीशियम एश। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एयर में, देखो कोई भी चीज है ना, अगर उसे उसे बर्न करना है तो एयर का प्रेजेंस होना जरूरी है। आप सबने कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट तो सुना ही होगा। अगर कैंडल को आप एयर प्रॉपर अमाउंट में देते तो कैंडल बर्न करेगी। आपने उस कैंडल को जला करके उसके ऊपर एक ग्लास इन्वर्ट करके रख दिया तो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर की सप्लाई कट हो जाएगी। तो जब भी कोई चीज बर्न होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी चीज को हम जला रहे हैं, तो जब भी कोई भी चीज जलती है इसका मतलब उसका रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगी कोई भी चीज जल नहीं सकती। यानी जब भी कोई भी चीज बर्न हो रही होती है तो वहां पर बेसिकली उसका रिएक्शन होता है, किसके साथ होता है रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर वही सेम काम मैग्नीशियम रिबन के साथ हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऐश बनाता है। ठीक है, अब ये हो गया स्टेटमेंट कि क्या हुआ यहां पर। अब इसी स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म को कि मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन। क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है अगर वो एयर में बर्न हो रहा है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट अपने आप में बता देगा आपको कि यहां पर या तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है या तो हमने उसको बर्न किया। तो यहां पर बेसिकली हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है। तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। हमने उस फॉर्म को, ये पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को हमने बस इतने छोटे में एडजस्ट कर दिए कि मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं क्या? एयर के प्रेजेंस में। क्या दे रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। वो जो मैग्नीशियम ऐश है ना वो एक्चुअली कुछ और नहीं, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो और कुछ नहीं है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी क्या है? यही हमारी मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीशियम ऐश। ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऐश। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने इस पूरे सेंटेंस को, इस सेंटेंस इक्वेशन को हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये एक सेंटेंस, एक लेंथी सेंटेंस है। इस लेंथी सेंटेंस को मैंने क्या किया? इसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन, इसको कहते हैं सेंटेंस इक्वेशन, इसको कहते हैं सेंटेंस इक्वेशन, और इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इस पूरे को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर इस वर्ड इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी हम उसे बर्न कर रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऐश दे रहा है। अब क्या है, हम इसको और भी कॉन्साइज फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसे और भी छोटे फॉर्म में करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर इन्हीं हम यहां पर जितने भी एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम रिबन किससे बना? मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं इनके सिंबल का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनके सिंबल का यूज कर सकते हैं ताकि इस वर्ड इक्वेशन को हम और छोटा बना सकें। तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे ये। मैग्नीशियम रिबन चूंकि मैग्नीशियम से बना हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे, हम उस मैग्नीशियम रिबन को क्या लिख देंगे? हम उस मैग्नीशियम रिबन को लिख देंगे, हम उस मैग्नीशियम रिबन को
हम उस मैग्नीशियम रिबन को लिख सकते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम का रिबन है, वो मैग्नीशियम से बना हुआ है तो वो मैग्नीशियम हुआ। तो हमने मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर लिया उस पूरे मैग्नीशियम रिबन के रिस्पेक्ट में, हमने उस पूरे मैग्नीशियम रिबन की जगह हमने क्या कर लिया, हमने मैग्नीशियम यूज कर लिया। ऑक्सीजन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या हम O यूज करेंगे या O2 यूज करेंगे? अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम यहां पर O यूज करेंगे या O2 यूज करेंगे? आप 2 मिनट सोचिए और बताइए हमें क्या यूज करना है यहां पर, हमें यहां पर O यूज करना है या O2 यूज करना है? देखिए मैं आपको बता दूं, आप क्लास 9th अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पर हमने देखा होगा कि जो एटम्स होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि उनके पास उनका ऑक्टेट फिल नहीं होता, पूरी तरीके से भरा नहीं होता। उनको या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट भरने के लिए, या कुछ इलेक्ट्रॉन दे करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट मतलब आउटर शेल को वो अपने कंप्लीट करना चाहते हैं, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन दे करके या तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो हमारी गैसेस होती है ना, बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या करती है, आपस में बॉन्ड बना लेती हैं और अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो जो भी हमारी गैसेस होती है ना, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, ठीक है, हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, ठीक, ये थिकनेस कुछ ज्यादा हो गई है, इसको कम कर लेते हैं। हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, हम बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है, हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये जितने भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं ये ना मोनोएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ये डायटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डायटॉमिक मतलब इनके दो एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना के रहते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये मॉलिक्यूल इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं इनका आउटर मोस्ट शेल फिल नहीं होता। तो ये दोनों साथ में रह करके ये आपस में दो दो एटम साथ मिलकर के क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को हम क्लास चैप्टर 4 में देखेंगे जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी गैसेस क्या करती हैं, अपने दो दो एटम्स को क्या करती हैं, एक साथ जोड़ करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती हैं। इसीलिए कभी भी ऑक्सीजन जब हम यूज करेंगे तो हम ऑक्सीजन ओ हम सिर्फ एक एटम नहीं बोलेंगे, हम ऑक्सीजन जब भी बात करेंगे ऑक्सीजन की तो वो एक्चुअली मोनो डायटोमिक फॉर्म में होगी, और वो ऑक्सीजन गैस जो होगा वो हमारा वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहां पर जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारी क्या है, मैग्नीशियम ऐश है, जो कि व्हाइट पाउडर होती है। कैसी होती है, व्हाइट पाउडर होती है। तो आपने देखा, आपने इस बात को देखा कि कैसे हमने उस सेंटेंस इक्वेशन को पहले वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने उस वर्ड इक्वेशन को क्या करा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमें मिल रही है, ये जो फाइनल इक्वेशन मिल रही है, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो फाइनल इक्वेशन हमें मिल रही है ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन कहां से बनी, पहले क्या हुआ, पहले केमिकल चेंज हुआ, और वो केमिकल चेंज जब हो रहा था, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके मैग्नीशियम पाउडर बना रहे थे तो उस दौरान कुछ रिएक्शन हो रहा था। मैग्नीशियम क्या कर रहा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था। और जब ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम उस रिएक्शन को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, आपने उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, और उसी इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है।